नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे WB बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री की इस खास सीरीज में। पिछले 3 पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझा था। अगर आपने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और अब आज के इस पार्ट 4 वीडियो में हम लेके आए हैं चैप्टर 1 के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि ये होगा इस पूरे चैप्टर का फाइनल रिविजन वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास और पूरा चैप्टर 1 एक बार में कर लेते हैं क्लियर। Question number 16. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर 1857 के विद्रोह के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव क्या थे? Answer. अब चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, भले ही 1857 का विद्रोह असफल रहा और अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यर्थ था। इस विद्रोह के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर बहुत ही दूरगामी राजनीतिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पड़े, जिन्होंने आगे चलकर हमारे राष्ट्रवाद की नींव रखी। राष्ट्रवाद की प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिज्म। भले ही 1857 में भारत एक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से संगठित नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों के लोगों ने एक साझा विदेशी दुश्मन अंग्रेजों माइनस के खिलाफ आवाज उठाई। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, इन सब ने अपने अपने कारणों से लड़ा, लेकिन उनका दुश्मन एक ही था। इस घटना ने बाद में आने वाले राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम किया। उन्हें लगा कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादी इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने लगे, जिसने लोगों में गर्व और एकता की भावना जगाई। संगठित राजनीति की आवश्यकता, नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि केवल सैन्य शक्ति या असंगठित विद्रोहों से अंग्रेजों को नहीं हटाया जा सकता। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठन और अनुशासन था। इस विफलता ने भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाई। उन्हें महसूस हुआ कि अब अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ तलवारें नहीं, बल्कि किताबें, मीटिंग्स और संगठित राजनीतिक आंदोलन जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में बनी, की जरूरत है। यहीं से संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगें रखने और एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाने का विचार आया। शासकों का समर्थन, सपोर्ट टू प्रिंसली स्टेट्स। याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स जैसे सिंधिया, निजाम, पटियाला के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि इन रियासतों ने उन्हें विद्रोह दबाने में बहुत मदद की। इसलिए 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा, प्रोक्लेमेशन में अंग्रेजों ने इन रियासतों को ये वादा किया कि अब उनकी रियासतों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इसका नतीजा क्या हुआ? ये रियासतें भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के मजबूत स्तंभ बन गईं। वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहीं और भारत के एकीकरण, इंटीग्रेशन में एक बड़ी बाधा बनी, जो हमें आज़ादी के बाद तक देखने को मिली। तो बच्चों, 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को एक नई राह दी। इसने भारतीयों को सिखाया कि कैसे लड़ना है और कैसे संगठित होना है। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर दूरगामी राजनीतिक प्रभाव डाले। इसने भविष्य के राष्ट्रवाद के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत का काम किया, क्योंकि पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए। विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को सिखाया कि संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है। साथ ही अंग्रेजों ने कुछ रियासतों के समर्थन को देखते हुए उन्हें हड़प नीति से सुरक्षा का वादा किया, जिससे वे ब्रिटिश शासन के मजबूत स्तंभ बने रहे। Question number 17. 1857 के विद्रोह की शुरुआत की सटीक तारीख बताइए और उस पहले प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए जहां यह भड़का था। Answer. अब चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो बच्चों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल सटीक और याद रखने लायक है। ये फैक्ट तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। शुरुआत की सटीक तारीख 10 मई 1857। पहला प्रमुख केंद्र मेरठ। बस इतना ही, 10 मई 1857 मेरठ। ये दो चीजें तुम्हें रट लेनी है। यहीं से विद्रोह की चिंगारी आग बनी थी और पूरे देश में फैल गई थी। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी और इसका पहला प्रमुख केंद्र मेरठ शहर था। Question number 18. 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों और प्रत्येक से जुड़े नेताओं को सूचीबद्ध करते हुए संक्षेप में वर्णन कीजिए। Answer. अब चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, 1857 का विद्रोह सिर्फ एक जगह पर नहीं
बल्कि भारत के कई हिस्सों में फैला था, और हर केंद्र पर कोई न कोई बहादुर नेता था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। चलो अब हम विद्रोह के 4 सबसे प्रमुख केंद्रों और उनसे जुड़े नेताओं के बारे में जानते हैं। विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और उनके नेता इस प्रकार थे। 1. केंद्र दिल्ली। मुख्य नेता बहादुर शाह द्वितीय, प्रतीकात्मक नेता बख्त खान, सैन्य नेता। संक्षिप्त विवरण याद है ना? मेरठ से आए सिपाहियों ने सीधे लाल किले पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया ताकि विद्रोह को एक शाही और वैध पहचान मिल सके। हालांकि असली सैन्य कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो बरेली से आए थे और बहुत अनुभवी थे। दिल्ली विद्रोह का प्रतीकात्मक केंद्र था। 2. केंद्र कानपुर। मुख्य नेता नाना साहब दात्या टोपे। संक्षिप्त विवरण कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उनके सबसे वफादार और कुशल सेनापति तात्या टोपे थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कड़ी चुनौती दी और बाद में गुरिल्ला युद्ध गेरिल्ला वॉरफेयर भी किया। कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन की घेराबंदी और सती चौरा घाट की घटनाएं हुईं। 3. केंद्र लखनऊ। मुख्य नेता बेगम हजरत महल। संक्षिप्त विवरण लखनऊ अवध की राजधानी थी, जिसे अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। यहां की बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लखनऊ में ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी और कई महीनों तक शहर को विद्रोहियों के नियंत्रण में रखा। 4. केंद्र झांसी। मुख्य नेता रानी लक्ष्मीबाई। संक्षिप्त विवरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की सबसे वीर और प्रतीकात्मक नेता थीं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण उन्हें विद्रोह में शामिल होना पड़ा था। उन्होंने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया और सर ह्यू रोज के नेतृत्व वाली शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ झांसी और ग्वालियर में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे अपनी वीरता के लिए अमर हो गईं। तो बच्चों, इन 4 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं ने अंग्रेजों को भारत में इतनी बड़ी चुनौती दी कि उन्हें सालों तक इस विद्रोह को दबाने में पसीना आ गया। इन सभी नेताओं का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और नेता थे। दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ बेगम हजरत महल और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF चाहिए, वो भी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लीजिएगा, ओके? अब चलिए आगे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। Question number 19. एनफील्ड P53 राइफल और इसके चर्बी वाले कारतूसों से जुड़े विवाद को एक प्रमुख तथ्य के रूप में समझाइए जिसने सैन्य विद्रोह को जन्म दिया। Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी एक छोटी सी बात भी आग लगाने के लिए काफी होती है, और 1857 के विद्रोह में वो छोटी सी बात थी माइनस एनफील्ड P53 राइफल और उसके चर्बी वाले कारतूसों का विवाद। ये विद्रोह का तात्कालिक और सबसे सीधा कारण था, जिसने सैनिकों के अंदर पहले से मौजूद असंतोष को एक बड़े सैन्य विद्रोह में बदल दिया। राइफल और कारतूस। ब्रिटिश सेना ने अपनी पुरानी बंदूकों को हटाकर एक नई और बेहतर राइफल सेना में शामिल की, जिसका नाम था एनफील्ड P53 राइफल। इस राइफल की खासियत तो अच्छी थी, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या थी इसके कारतूस, कार्ट्रिजेस। ये कारतूस एक खास किस्म के चिकने कागज ग्रीस्ड पेपर में लिपटे होते थे, और सबसे मुश्किल बात यह थी कि इन कारतूसों को लोड करने से पहले सिपाही को इस चिकने कागज को दांतों से खींचकर या काटकर बाइट ऑफ हटाना पड़ता था, ताकि अंदर का बारूद बाहर आ सके और राइफल में भरा जा सके। विवाद की जड़। अब यहीं पर सारा विवाद शुरू हुआ। एक अफवाह रूमर तेजी से फैल गई, जैसे जंगल की आग फैलती है, कि इस चिकने कागज पर गाय और सूअर की चर्बी ग्रीज फैट लगी हुई है। और बच्चों, ये अफवाह ही विद्रोह की सबसे बड़ी चिंगारी बन गई, क्योंकि हिंदू सिपाही, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। उसकी चर्बी को मुंह लगाना मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करना, ये उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। मुसलमान सिपाही, मुसलमान धर्म में सूअर को अपवित्र माना जाता है। उसकी चर्बी को छूना या मुंह लगाना भी धर्म के खिलाफ था। ये उनके लिए भी घोर अपमान था। प्रभाव। इस अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धार्मिक विश्वास पर सीधा हमला किया। सिपाहियों को लगा कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहती है या उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है।
इस बात ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वे अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। मंगल पांडे की घटना याद है ना? उन्होंने इसी चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उनकी इस बगावत ने पूरे भारत के सिपाहियों को प्रेरित किया। तो बच्चों, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि ये सालों से दबे हुए धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक असंतोष का प्रतीक बन गई थी। इसने सैनिकों को ये महसूस कराया कि अंग्रेजों को उनकी आस्था और सम्मान की कोई परवाह नहीं है, और यही मुद्दा सैन्य विद्रोह में बदल गया, जिसने पूरे देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि एनफील्ड P53 राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। इन कारतूसों को लोड करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। ये हिंदू गाय पवित्र और मुसलमान सूअर अपवित्र सिपाहियों दोनों के धार्मिक विश्वास पर सीधा हमला था, जिससे उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी विवाद ने सैन्य विद्रोह को जन्म दिया। Question number 20. 1857 के विद्रोह को दबाने में शामिल प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों के नाम बताइए और उन्होंने किस एक प्रमुख रणनीति का इस्तेमाल किया। Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, 1857 का विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेजों को इसे दबाने में लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, और इस काम में कई बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और क्रूर ब्रिटिश कमांडरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ये कमांडर नहीं होते तो शायद अंग्रेजों के लिए विद्रोह को दबाना और भी मुश्किल हो जाता। प्रमुख ब्रिटिश कमांडर सर कॉलिन कैम्बल। ये ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे, यानी सेना के सबसे बड़े अधिकारी। इन्हें विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य केंद्रों को फिर से अपने कब्जे में लेने में सफलता प्राप्त की। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुभवी रणनीतिकार थे। सर ह्यू रोज, ये कमांडर मध्य भारत में सबसे सफल थे। इन्होंने ही झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचला था। रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हीं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वे अपनी तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। जॉन निकोलसन, इन्होंने दिल्ली पर फिर से कब्जा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बहुत बहादुर और आक्रामक कमांडर थे। दुर्भाग्यवश दिल्ली की लड़ाई के दौरान ही ये मारे गए, लेकिन दिल्ली को वापस जीतने में इनकी भूमिका बहुत खास थी। लॉर्ड कैनिंग, ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल और बाद में पहले वायसराय थे। हालांकि ये सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक स्तर पर ब्रिटिश नीति को संभाला और विद्रोह को दबाने के लिए सेना को समर्थन दिया। एक प्रमुख रणनीति। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रमुख थी त्वरित, निर्णायक और क्रूर सैन्य कार्रवाई, स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड ब्रूटल मिलिट्री एक्शन। अंग्रेजों ने विद्रोह के मुख्य केंद्रों जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी पर बहुत तेज, निर्णायक, डिसाइसिव और कभी कभी बहुत क्रूर सैन्य बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सैन्य श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी का पूरा फायदा उठाया। उनके पास बेहतर तोपखाने, आर्टिलरी, बेहतर हथियार और बेहतर प्रशिक्षण था। उन्होंने लॉजिस्टिक्स यानी सेना को सामग्री और रसद पहुंचाने और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। टेलीग्राफ से उन्हें तुरंत एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने में मदद मिली, जिससे वे विद्रोहियों से तेजी से प्रतिक्रिया दे पाए। उन्होंने विद्रोहियों को संगठित होने का ज्यादा समय नहीं दिया और एक के बाद एक केंद्रों को वापस जीता। विद्रोह को दबाने के बाद उन्होंने विद्रोहियों और विद्रोह में शामिल लोगों पर बहुत क्रूर बदला भी लिया, ताकि भविष्य में कोई दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत न करे। तो बच्चों, इन कमांडरों ने अपनी ताकत, रणनीति और क्रूरता से 1857 के विद्रोह को भले ही दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को भी बहुत कुछ सिखाया और भारत में उनके शासन की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह को दबाने में सर कॉलिन कैम्पबेल, कमांडर इन चीफ, सर ह्यू रोज, मध्य भारत, और जॉन निकोलसन, दिल्ली जैसे प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों ने भूमिका निभाई। उनकी एक प्रमुख रणनीति विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर त्वरित, निर्णायक और क्रूर सैन्य बल का इस्तेमाल करना था, जिसमें उन्होंने अपनी बेहतर लॉजिस्टिक्स और टेलीग्राफ तकनीक का उपयोग किया। शॉर्ट समरी बुलेट्स। तात्कालिक कारण: चर्बी वाले कारतूस का विवाद। शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से। मुख्य राजनैतिक कारण: डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। प्रमुख नेता: रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ और बख्त खान दिल्ली। प्रशासनिक परिणाम: ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858। वायसराय: लॉर्ड कैनिंग पहले का पद। सैन्य परिणाम: सेना का पुनर्गठन, जातीय अनुपात में बदलाव, मार्शल रेस की नीति और बांटो और राज करो सिद्धांत की शुरुआत। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम:
अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ी, नस्लीय नफरत बढ़ी और सामाजिक सुधारों में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप कम हुआ। राजनीतिक प्रभाव। भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी, संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई और रियासतों को ब्रिटिश समर्थन मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन गहन उत्तरों ने आपको 1857 के विद्रोह की पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी होगी। अब आप इस टॉपिक के हर पहलू पर आत्मविश्वास से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट 4 वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह समाप्त हो गया है। हमने इस चैप्टर के हर महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन और उसके डिटेल्ड आंसर को समझ लिया है। अब अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के सारे वीडियो देख लिए हैं, तो भरोसा रखिए चैप्टर 1 से एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, जहां हम उसी तरह से उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि चैप्टर 2 का पहला वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये सीरीज आपको मददगार लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एग्जाम में टॉप करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।